the world needs a program like Make in India? Actually, in 2014, when Make in India was launched, Sweden was there on the launching day. And we see more and more companies not only making in India, but co-creating in India. They are moving their research centers, they are moving their innovation centers here. They are benefiting from the unique talent pool that this huge country is offering. We're also looking at India from a number of other points of view, like Apple Retail. We see a future for Apple Retail in India. And so we're not just looking at one area, but expanding it to look at many. And I found the government to be really receptive. ये वायरल वीडियो तो आप सबने देखी ली होगी दोस्तों। इसके हिसाब से मेक इन इंडिया ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सबसे सक्सेसफुल फ्लैगशिप इनिशिएटिव रह चुका है। कैसे जहां हम 2014 में विश्व की 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हुआ करते थे, आज हम 2025 में जापान को पीछे छोड़ के चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। और ये सब पॉसिबल हुआ है मेक इन इंडिया की मदद से ही। तो आज हम देखेंगे कैसे मेक इन इंडिया ने इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में अपना योगदान दिया है। नमस्ते दोस्तों, मैं उदय से आप देख रहे हैं मेरा चैनल, जहाँ पे हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को ब्रेक डाउन करके समझते हैं उनके बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ और आज हम देखते हैं कि मेक इन इंडिया कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सक्सेसफुल फ्लैगशिप प्रोग्राम बन चुका है। तो वक्त है 2014 का, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेक इन इंडिया की स्थापना की थी। इस इनिशिएटिव को स्टार्ट करके आज लगभग 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 11 साल में अब हमें पता चलेगा दोस्तों कि ये मेक इन इंडिया एक फेलियर था कि एक सक्सेस। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बड़े ही अच्छे विजन के साथ चालू किया था, जिसके अंदर इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का विजन प्लान किया गया था। और नीति आयोग की इस रिपोर्ट की माने तो इंडिया ऑलरेडी एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। आज हम समझते हैं मेक इन इंडिया को एकदम गहराई से और जानते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, इसके सक्सेस स्टोरी के बारे में, और एंड में हम जानेंगे कुछ सजेशंस के बारे में जो अलग अलग रिसर्च पेपर्स में मिले हैं। देखो भाई, मेक इन इंडिया का सिंपल फंडा है, देश में बनाओ और दुनिया में बेचो। इसी फंडे को दिमाग में रखते हुए मेक इन इंडिया के 4 सबसे बड़े उद्देश्य थे। इसमें था पहला, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी कंट्रीब्यूशन बढ़ा के 25% तक लाना है 2022 के पहले तक। अगला ऑब्जेक्टिव था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना था। तीसरा ऑब्जेक्टिव था कि एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, सो दैट हम इंपोर्ट्स पे निर्भरता कम कर सके। और चौथा, जो कि फाइनल ऑब्जेक्टिव और सबसे महत्वपूर्ण था, कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम 10 करोड़ एडिशनल जॉब्स को बना सकें, सो दैट हमारी जो यंग पॉपुलेशन है उनको हम रोज़गार प्रोवाइड कर सकें। और ये सारे ऑब्जेक्टिव्स कैसे पूरे हो गए, तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्लान तैयार किया था, जिसके अंदर मेक इन इंडिया इन 4 पिलर्स के ऊपर खड़ा है, जिनमें से पहला है न्यू प्रोसेसेस। इसके अंदर नए बिजनेसेस के लिए प्रोसेस आसान बनाई गई है, जिसके अंदर ऑनलाइन अप्रूवल्स और ऑनलाइन पेपर वर्क को शामिल किया गया है, सो दैट नए बिजनेसेस ईजी ऑपरेट कर पाए। दूसरा है न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बिना बिजली, रोड, इंटरनेट के तो फैक्ट्रियाँ चलेगी नहीं, राइट। तो इसके अंदर नई रोड्स, स्मार्ट सिटीज़, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और पोर्ट्स बनाए गए। तीसरा है न्यू सेक्टर्स। 2014 के पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे सेक्टर्स में प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट लिमिटेड रखी थी काफ़ी। 2014 के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे सेक्टर्स पे प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट को अलाउ कर दिया, जिसके कारण बहुत सारे सेक्टर्स बूम भी किए, जैसे कि डिफेंस, मेडिकल, एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसके जैसे 25 अलग अलग सेक्टर्स को टारगेट किया गया था मेक इन इंडिया की इनिशिएटिव के अंदर, जिसका असर हमें दिखा भी इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगले और चौथे पिलर की तरफ बढ़े तो यह है न्यू माइंडसेट। क्या है न्यू माइंडसेट? तो पहले रेड टेपिज्म की वजह से नए बिजनेसेस को ऑपरेट करने के लिए बहुत दिक्कत होती थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नए इनिशिएटिव के अंदर रेड टेपिज्म घटाने के लिए काफ़ी काम किया। अब गवर्नमेंट एज एन अप्रूवर ना काम करके एज एन पार्टनर काम करती है, जिसकी वजह से नए बिजनेसेस को सेटअप करने के लिए ईजी जाता है और रेड टेपिज्म कम होता है, लेस पेपर वर्क लगता है एंड अप्रूवल्स ईजी मिलते हैं, ऐसा ऑन पेपर कहा गया है। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे दोस्तों। ये 4 पिलर के असर हमें काफ़ी सेक्टर्स में देखने को मिले दोस्तों, जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सक्सेस भी मान सकते हैं। तो मेक इन इंडिया में काफ़ी सेक्टर्स बूम करे, जैसे कि डिफेंस सेक्टर की बात करें तो जहां हम 2014 में वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर्स थे डिफेंस सेक्टर के, और ग्लोबल इंपोर्ट्स में 9% डिफेंस इंपोर्ट हम करते थे, वहाँ आज 60% हमारा डिफेंस रिक्वायरमेंट
हम इंटरनली फुलफ़िल करते हैं, और आज तो हम एक्सपोर्ट भी करने लग चुके हैं दोस्तों। और देखा जाए तो नेवी में जो वॉरशिप्स है उसमें से 95% वॉरशिप्स आज मेड इन इंडिया है। ये काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। डिफेंस के बारे में बात कर ही रहे तो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग को हम कैसे भूल सकते हैं दोस्तों। मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में जहां हम 2014 में जितना हमारा प्रोडक्शन था उससे ज़्यादा हम कंज्यूम करा करते थे, और बहुत सारे फ़ोन्स हम चाइना से इंपोर्ट किया करते थे, वहाँ आज 2025 में हम सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मोबाइल फ़ोन्स बन चुके हैं दोस्तों। आज इंडिया में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग सेटअप भी खुल चुका है दोस्तों, जहाँ पे हम आईफोन बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं आज ग्लोबली। जैसे हम बात कर रहे हैं आईफोन एक्सपोर्ट की, हम इंपोर्ट को कैसे भूल सकते हैं दोस्तों। तो अगला पॉइंट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर हमने बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया है आज इंडिया में। जहाँ हम 2014 में 3 लाख करोड़ का फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करते थे, आज 2025 में 7 लाख करोड़ का फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करते हैं, जो कि 2014 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल है। आगे बढ़ते और बात करते फार्मा सेक्टर का। फार्मास्यूटिकल सेक्टर का हम जब बात करते हैं दोस्तों, तो आज जेनेरिक मेडिसिन में भारत का बहुत बड़ा नाम है। 5 में से हर एक जेनेरिक मेडिसिन जो ग्लोबली कंज्यूम की जाती है वो मेड इन इंडिया होती है। ऐसे ही और सक्सेसेस के बारे में बात करें तो एक और मेरे दिमाग में आता है जो कि है ऑटो मैन्युफैक्चरिंग। जी हाँ दोस्तों, आज हम दुनिया में 5वें सबसे बड़े ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन चुके हैं, जो कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग गोल को डायरेक्ट कंट्रीब्यूट करता है। इससे काफ़ी नई नौकरियां भी बन चुकी है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इतने अलग अलग पॉइंट्स के बारे में बात कर ही रहे तो हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे भूल सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जहाँ पे हम 2014 में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के रैंकिंग पे 142nd पे आते थे, आज हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के रैंकिंग पे 63rd रैंक में आते हैं ग्लोबली। और अगर सक्सेस के बारे में बात कर ही रहे तो और भी काफ़ी सारे सक्सेसेस है मेक इन इंडिया के अंदर, जैसे कि हमने UPI लॉन्च किया है दोस्तों, जैसे कि हमने वंदे भारत को लॉन्च किया एंड सो ऑन। तो इतने सारे सक्सेसेस के बावजूद भी क्यों कुछ थिंक टैंक्स और अपोजिशंस मेक इन इंडिया को एक जुमला और एक फेलियर के जैसे दिखाते हैं। The Prime Minister proposed the Make in India program. We saw the statues, we saw the functions, we saw the so-called investment, and the result is right in front of you. Manufacturing fell from 15.3% of GDP in 2014 to 12.6% of GDP today. That is the lowest share of manufacturing in 60 years. Conceptually, Make in India was a good idea, but it's pretty clear that he failed. We have as a country failed in organizing production. And essentially what we have done is we have handed over the organization of production to the Chinese. रिसर्चेस पढ़े और जिसको साइट करके मैं आपके सामने एक ईजी वे में लिस्ट डाउन करना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ मेक इन इंडिया फेल हो चुका है। और आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये सारे फेलियर्स के बारे में क्या लगता है, क्या आप इनको सच मानते हो या फिर ये बस एक अपोजिशंस की चाल है। तो दोस्तों, मैंने जब ये सारे रिपोर्ट्स और रिसर्चेस पढ़े तो एक पॉइंट सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुआ, जिसको हम मद्देनज़र रखते हुए ये कह सकते हैं कि मेक इन इंडिया एक फेलियर था। बट टू बी ऑनेस्ट, कोई भी पॉलिसी ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, थी ऑलवेज ग्रे शेड्स। सो आई विल नेवर से दैट मेक इन इंडिया वॉज अ कम्प्लीट फेलियर या फिर कंप्लीट सक्सेस। बट हम सक्सेसेस के बारे में बात कर ही रहे तो फेलियर्स के बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट। जी हाँ दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट एक काफ़ी बड़ी समस्या है इंडिया की, जहाँ पे हम इतना सारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम इतने सारे मैन्युफैक्चरिंग हब्स डेवलप कर रहे हैं, जहाँ हम वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्टर बन चुके हैं, जहाँ पे हम ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में टॉप 5 में आ चुके हैं। तो क्यों हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मैन्युफैक्चरिंग में बन नहीं रही है। तो जब मेक इन इंडिया अनाउंस किया गया था तब बताया गया था कि 2022 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10 करोड़ एडिशनल जॉब इंट्रोड्यूस करेंगी। जी हाँ दोस्तों, जहाँ 2011 और 12 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगभग 5.5 से 6.5 करोड़ एम्प्लॉयज़ वर्क करते थे, वहाँ मेक इन इंडिया के दौरान ये प्रॉमिस किया गया था कि 2022 तक 15.5 से 16.5 करोड़ लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट लेंगे। एक्चुअल फिगर्स देखें तो 2022 तक ये नंबर बढ़ के 5.5 करोड़ से 6.5 करोड़ तक ही आ पाया है। कहाँ हम 10 करोड़ एडिशनल जॉब्स की बात कर रहे थे और कहाँ हम 1 करोड़ एडिशनल जॉब भी मुश्किल से क्रिएट कर पाए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एडिशनल जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही है दोस्तों। हमारा भारत जो कि एक कृषि प्रधान देश है, इसमें एग्रीकल्चरल सेक्टर में हर साल 4 से 5% एडिशनल नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। बट ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। बट अगर स्टैट देखें तो जहाँ पे हम 2016-17 में 14.5 करोड़ लोगों को
एग्रीकल्चर में जॉब दे रहे थे, वहाँ हम 2020-21 में ये नंबर बढ़ के 15 करोड़ तक पहुँच चुका था, जो कि ऑलमोस्ट 4% एडिशन है। और एग्रीकल्चर को देखें तो ये ऐसे ही हर साल अराउंड 4% से बढ़ रहा है। जिस हिसाब से देखें तो आज 2024-25 में एग्रीकल्चरल कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इज़ अराउंड 47%। तो आगे बढ़ के हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में कुछ थोड़ी और बात कर लेते हैं दोस्तों, जहाँ पे 2014 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 14 से 15% था। वहाँ मेक इन इंडिया ने ये प्रॉमिस किया था कि 2022 तक इसी जीडीपी कंट्रीब्यूशन को 14% से बढ़ा के 25% तक लेके जाएगा। एक और चीज़ जो मेरे को फेलियर लगी दोस्तों कि मेक इन इंडिया एक काफ़ी एम्बिशियस प्रोग्राम था, जिसमें हमने 25 अलग अलग सेक्टर को टारगेट किया, जिसकी वजह से हमारे पूरे रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हो गए। आई गेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को शुरुआत में कुछ चंद सेक्टर्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए था और उसको अच्छे से डेवलप करके फिर अगले स्टेप पे जाना चाहिए था और कुछ सेक्टर्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए थे। जिस हिसाब से हम रिसोर्सेज को ओवर स्ट्रेच नहीं करते, हमारा फोकस काफ़ी अच्छे से हर एक सेक्टर पे जाता और हमारा इम्प्लीमेंटेशन अनइवन नहीं होता हर एक सेक्टर में। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ पे हम फोकस करेंगे दोस्तों। मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मैं भी यही सोच रहा था कि जब हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में सेकंड लार्जेस्ट है, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में 5th लार्जेस्ट है ग्लोबली, तो हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका जवाब मुझे मिला कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ये दो ऐसे सेक्टर है दोस्तों जिसमें स्किल मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप कभी भी कुछ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे रोबोट्स और ऑटोमेशन का इस्तेमाल किया हुआ दिखेगा। इसकी वजह से ये दोनों सेक्टर जो है वो काफ़ी लेबर इंटेंस सेक्टर नहीं है। तो बस हो गया दोस्तों, काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। आई गेस हमें और सोल्यूशंस के बारे में बात करनी चाहिए। आई हैव 2 सजेशंस जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंप्लीमेंट करती है, तो मेक इन इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी जल्दी अचीव हो सकते हैं। जैसे कि हमें MSME क्लस्टर्स को ग्राउंड करना चाहिए दोस्तों इंडिया में, जिसकी मदद से हम इंपोर्ट कम कर पा रहे, सो दैट लोकल सप्लाई चेन अच्छी हो पाए और हम चाइना के इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। एट दिस मोमेंट दोस्तों इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ मोबाइल तो बन चुका है, बट क्या हम एक्चुअल में मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या बस असेंबल कर रहे हैं। देखा जाए तो सारे पार्ट्स जैसे कैमरा, चिपसेट, डिस्प्ले ये सब चाइना से आ रहा है दोस्तों। तो एक्चुअल में हम मैन्युफैक्चर नहीं बस असेंबल कर रहे हैं। अगर हम ऐसे ही MSME क्लस्टर्स को प्रमोट करें तो ये सारे डिस्प्लेस, कैमरास, चिपसेट्स और ये सब हम इंडिया में खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसमें टाइम लगेगा दोस्तों, ये ऐसे 1-2 साल की बात है नहीं, ये एक लॉन्ग टर्म गेम है और इसको इम्प्लीमेंट करने में टाइम तो लगेगा। यही सब करके हम एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के करीब जा सकेंगे। अगला सजेशन है कि हायर एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स को प्रमोट किया जाए, जैसे कि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग और रिन्यूएबल एनर्जी। और अगर हम एज ए कंट्री अपना ध्यान असेंबली से निकाल के एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग पे लगाए तो ये इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ होगी। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि मेक इन इंडिया ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक काफ़ी एम्बिशियस प्रोग्राम था, जिसके दौरान गवर्नमेंट ग्लोबल अटेंशन और FDIs को अट्रैक्ट करने में सफल रही, मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी नए सेक्टर्स को टच करने में सफल रही। बट इंडिया को एक एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग हब में कन्वर्ट करने के लिए इंडिया को सप्लाई चेन के जो चैलेंजेस है उसको ओवरकम करना होगा, एम्प्लॉयमेंट के चैलेंजेस को ओवरकम करना होगा, ब्यूरोक्रेटिक ब्लॉकेज को हटाना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना होगा और स्किल मैन्युफैक्चरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पे ध्यान देना होगा। जाने से पहले एक और चीज़ बोलना चाहूँगा दोस्तों कि कैसे इंडिया इतना सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट तो कर पाया बट इसको अच्छे से चैनलाइज कर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रोग्रेस नहीं कर पाया, और कैसे वियतनाम और मेक्सिको ने सिमिलर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को पंप करके इसे अब तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खड़ा किया और आज मेक्सिको और वियतनाम के GDP का 20 to 25% बस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है। अगर इसके बारे में और जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करना FDI, और अगली वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। गुड बाय।